एक लड़की के पास हॉस्पिटल की एक नर्स का फोन आता है और वह उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद वह वहां से सीधा उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। लगभग आधे घंटे का सफर तय करने के बाद वह सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां जाकर उस नर्स के द्वारा बताए गए एक प्राइवेट कमरे में पहुंच जाती है। वहां पर एक लड़का जिसके पैर में फ्रैक्चर था वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसका इलाज चल रहा था। वह उसके पास पहुंच जाती है और जैसे ही ये लड़का इस लड़की को देखता है तो एकदम से इसको पहचान लेता है और इसके सामने हाथ जोड़कर रो रो कर इससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर लड़की अपने किन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहती थी और उसके बाद वह उससे सवाल पूछने लगती है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से वो यहाँ पर इस लड़के के पास आई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम है साहिल। साहिल जिसकी शादी को कुल 4 दिन बचे हैं और 4 दिन पहले वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर उसे कार्ड देने के लिए आता है। अब जो रिश्तेदार के यहाँ पर वह कार्ड देने के लिए गया था उनका घर रेलवे ट्रैक के साइड में ही बना हुआ था और उनके घर में जब वह रात को रुकता है तो वहां पर उस घर वाले जो व्यक्ति होते हैं वह गर्मियों के समय में उसे ऊपर सोने की सलाह देते हैं क्योंकि रात के समय ऊपर अच्छी हवा आया करती है और उसे गर्मी नहीं लगेगी। तो जो साहिल होता है उनका कहा मानकर ऊपर छत पर सो जाता है। लेकिन जिस छत पर वह सोने के लिए चढ़ा था उस छत पर ना तो कोई सीढ़ियां थी, वो तो साइड में जो ईंटें निकली होती हैं, जैसे बिल्डिंग को बनाते समय कुछ ईंटों को छोड़ दिया जाता है तो उनके सहारे से आदमी ऊपर तक चढ़ जाता है। तो ऐसी सीढ़ियों से वह ऊपर चढ़ गया था और ऊपर बिस्तर पहले से ही लगा हुआ था। तो इस बिस्तर पर वह लड़का और उसके जो रिश्तेदार का लड़का होता है वह भी वहां पर लेट गया था और धीरे धीरे दोनों की आंख लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही रात के तकरीबन 1:30 बजते हैं तो उसी दौरान अचानक से तेज रेल का हॉर्न बजता है और उसी समय उस लड़के साहिल की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही वो आंखें खोलने के बाद देखता है तो एक ट्रेन की लाइट सीधा उनकी छत पर पड़ रही थी और वह नींद की हालत में तो था ही। अब उसको देखने के बाद उसके दिमाग में एक ही बात चलने लगती है कि अब ये ट्रेन सीधा इस घर की तरफ आएगी और हम लोग पूरी तरह से इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। यह सोचकर वह पूरी तरह से घबरा जाता है और घबराहट में वह जल्दबाजी में ऊपर से छलांग लगा देता है और इसी वजह से उसके एक पैर में फ्रैक्चर आ गया था, बाकी थोड़ी बहुत चोटें लगी थी। अब जैसे ही रिश्तेदारों को यह बात पता चलती है और वह उसे पूछते हैं कि तुम ऊपर से क्यों छलांग लगाई, तो उसके बाद जब अपनी बात बताता है तो लोग हंसते भी हैं, लेकिन फिलहाल उसे हॉस्पिटलाइज करा दिया जाता है और वहां पर उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है। अब साहिल के बारे में यह बात जैसे उसकी मंगेतर रजनी को पता चलती है जिसकी शादी उससे 4 दिन बाद होने वाली है, वह एकदम से पूरी तरह से घबरा जाती है और अपने माता पिता से अपने मंगेतर को देखने की जिद करने लगती है। अब माता पिता भी समझते हैं कि इनकी शादी 4 दिन बाद होने वाली है तो ये ऐसा कर रही है, तो उसके बाद वो भी अपने परिवार के साथ उस लड़की को भी लेकर वहां पर आ जाते हैं जहां पर साहिल का इलाज चल रहा था। वहां पर आने के बाद जो रजनी होती है वह जैसे ही साहिल की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और यहां पर रजनी को देखकर साहिल की आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे क्योंकि यहां पर जो रजनी होती है वह साहिल से पहले ही फोन पर बात किया करती थी और दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें कर चुके थे। इसके बाद यहां पर जो रजनी होती है जब उसके परिवार वाले जाने लगते हैं तो वह जाने से मना कर देती है, कहती है कि नहीं मैं इनकी देखरेख करूंगी और यहां पर भी तो कोई व्यक्ति चाहिए होगा तो मैं ही इनकी देखरेख कर लूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पहले तो यहां पर जो लड़के वाले होते हैं वह इस बात के लिए मना करते हैं, लेकिन जब रजनी जिद करती है तो वह लोग इस बात के लिए हामी भर लेते हैं और रजनी ने अपने घर वालों को भी मना लिया था। घर वाले भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं जताते क्योंकि जब लड़के के साथ ये सब कुछ हो गया था तो उन्होंने शादी की डेट को पीछे रखने का तय कर लिया था कि उसके बाद शादी करेंगे जब लड़का अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसी बीमार हालत में वो उसकी शादी नहीं कराना चाहते थे। यहां पर दोनों परिवारों में बातें तय हो गई थी और इसके बाद जो रजनी होती है वह साहिल की देखरेख करने के लिए यहां पर रुक जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रजनी और साहिल में और भी ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। यहां पर साहिल का एक प्राइवेट कमरा था और उसी कमरे के अंदर दोनों के दोनों रहा करते थे। हालांकि उनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी वो पति पत्नी की तरह रहा करते थे। धीरे धीरे यहां पर रजनी को रहते हुए लगभग 21 दिन बीत जाते हैं और 21 दिन बाद जब साहिल की छुट्टी होती है, जब उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, तो उसके बाद रजनी अपने घर चली जाती है और साहिल अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे शादी की दूसरी तारीख निकाली जाती है और उस तारीख के बारे में साहिल से पूछा जाता है तो उसके बाद साहिल पहले तो चुपचाप रह जाता है, लेकिन जब उसके माता पिता पूछते हैं बेटा क्या हुआ, क्या इस तारीख को तुम शादी नहीं कर सकते, तो उसके बाद जो साहिल होता है वो कहने लगता है कि माँ बाबूजी मैं उस लड़की से शादी ही नहीं करना चाहता। अब इस बात को सुनकर माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो उसको समझाने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, वो लड़की है, उस लड़की की इज्जत भी है और अब जब 21 दिन वो तुम्हारे साथ रह ली है तो उसके
बाद तुम ये मना कर रहे हो कि तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकते, ऐसा क्या हो गया? तो उसके बाद साहिल पहले तो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जब घर वाले धमकाने लगते हैं तो वो कहने लगता है कि देखो माँ बाबू जी, अगर आप लोग ज्यादा फोर्स करोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है, वो तो पुराने ख्यालात की है और उसके साथ में अपने जीवन को नहीं जी सकता। इस बात को सुनकर माता पिता थोड़ी देर के लिए चुप रह जाते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं कि अगर बच्चा भाग गया तो और भी ज्यादा बदनामी हो जाएगी, इससे अच्छा तो पहले ही मना कर देते हैं। इसी बात को सोचकर यहाँ पर जो साहिल के माता पिता होते हैं वह रजनी के माता पिता के पास फोन करते हैं और उनको इस दुख भरी खबर को सुनाते हैं। इस बात को सुनने के बाद जो रजनी के माता पिता होते हैं उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यहाँ तक कि ये बात जब रजनी को पता चलती है तो वह भी इस बात पर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। रजनी इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी, लेकिन तभी यहाँ पर रजनी के माता पिता अपनी बेटी को धमकाने लगते हैं, कहते हैं कि और कर ले सेवा, इस सेवा का ये नतीजा मिला ना तुझे, अब वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा करके माता पिता उसे धमकाने लगते हैं। रजनी अपना सर नीचे की तरफ कर लेती है और चुपचाप इन बातों को सुनती रहती है। रजनी के दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माता पिता जब उस पर चिल्ला रहे हैं तो उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह साहिल से कुछ बात कर सके। माता पिता उससे उसका फोन भी छीन लेते हैं और उसे घर के अंदर ऐसे रहने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद रजनी के माता पिता उन लोगों से कहने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारी बेटी ने उसकी देखरेख की है और उसके बाद वह लड़का मना कर रहा है, हमारी बेटी की तो बदनामी हो गई ना चारों तरफ, लोग ये कहेंगे कि 21 दिन एक लड़के के साथ रही है और उसके बाद न जाने क्या क्या हुआ होगा और मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। इस बात को सुनकर जो साहिल के माता पिता होते हैं वह उनके सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखिए भाई साहब, आपका जैसे भी पेट भरता हो वैसे बता दीजिए, हम उसी चीज को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा बेटा शादी नहीं करना चाहता और वो बोल रहा था कि मैं कहीं भाग जाऊंगा, हमारा इकलौता बेटा है और ये भी कहीं चला गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को सुनकर रजनी के माता पिता मामले को समझते हैं और समझने के बाद वो भी इस बात के लिए मान जाते हैं। अब यहाँ पर जो साहिल है वो अपने घर रहता है, रजनी अपने घर रहती है, लेकिन रजनी के दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जिस गलती की वजह से जो साहिल है वो उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता, आखिर क्या कारण है। इसी बात को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहती है और धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ रजनी के लिए रिश्ते आते हैं, लेकिन सभी लोग ये कहकर मना कर देते हैं कि ये तो 21 दिन दूसरे लड़के के साथ बिताकर आई है, न जाने इसने क्या क्या किया होगा और हम लोग इससे अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। एक दो रिश्ते ऐसे भी आते हैं जिनमें लड़के की पहले शादी हो चुकी थी और उनसे रजनी शादी करने से मना कर देती है, कहती है कि नहीं माँ बाबू जी, इससे अच्छा तो आप मुझे ऐसे रहने दो, मैं अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर लूंगी और खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर जीवन को बिता लूंगी। इसके बाद जो रजनी के माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी की बात मानते हैं और पूछते हैं कि बेटी तुम्हें क्या करना है। तो रजनी को अच्छी तरह से सिलाई कढ़ाई आया करती थी और साथ में ब्यूटी पार्लर का काम भी वह जाना करती थी। तो उसके बाद वह अपने माता पिता से कहकर अपने लिए एक बुटीक और ब्यूटी पार्लर खुलवा लेती है और उसी के अंदर रहकर लड़कियों का मेकअप करके और उनके कपड़े सीकर अपना समय व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे रजनी का ब्यूटी पार्लर अच्छा चलने लगता है। इधर जो उसका मंगेतर था साहिल, जिसने उससे शादी करने से मना कर दिया था, उसकी एक दूसरी लड़की से शादी तय हो जाती है। क्योंकि जो साहिल है उसकी काफी अच्छी तनख्वाह है, वह प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है और उसे महीने के लगभग 1 लाख रुपए मिला करते हैं। और धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जब शादी को 10 दिन रहते हैं उसी दौरान साहिल के ऊपर वाले की लाठी का कहर टूटता है और यहाँ पर जो साहिल होता है वह बाइक से एक्सीडेंट होने के कारण उसके दूसरे पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अब जैसे साहिल के पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो उसी दौरान जो साहिल होता है उसे दोबारा से उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहीं पर उसी कमरे के अंदर उसे रखा जाता है। अब इसके बाद जब घर वाले यहाँ पर देखते हैं कि शादी से कुछ दिन पहले फिर से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो उसके बाद वह साहिल को धमकाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये तेरी करनी का फल है, जो तूने पहले उस लड़की के साथ किया था ना, उसी का श्राप है जो तुम्हें ले डूबा है और इसके बाद ये देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई, दूसरी शादी के दौरान तुम्हारे साथ फिर से ऐसा हो गया ना, अब भुगत ले अपनी जिंदगी को। ऐसा कहकर वह उसे धमकाते हैं, लेकिन फिर भी वह उनका बेटा था और इसी वजह से उसका इलाज करवाने लगते हैं। अब इसके बाद ये बात जैसे ही उस परिवार को पता चलती है जिनसे साहिल की अब दूसरी शादी तय हुई है, तो उसके बाद वो परिवार भी अपनी लड़की के साथ साहिल को देखने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की होती है जिसका नाम शीतल होता है, वह साहिल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है और वह तो अपनी बहू को सुकेर कर वहां पर आई थी, मानो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस बात को सोच सोचकर। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो वहां पर जो लड़की का पिता होता है वह साहिल के पिता के पास फोन करता है और उसे कहने लगता है कि भाई साहब, हमारी बेटी आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। अब इस बात को सुनकर जो साहिल का पिता होता है वो कहने लगता है कि भाई साहब क्या हुआ, क्या परेशानी हो गई बिटिया को जो वो मना कर रही है। तो उसके बाद पहले तो वो बताने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब बार बार जोर देकर साहिल का पिता पूछता है तो उसके बाद यहां पर वह बता देता है। वह कहने लगता है कि मेरी बेटी आपके बेटे की हालत देख कर आई है और वह कह रही है कि वो तो केवल खाने खाने का रहा है, कमाना तो उसकी बस की नहीं है, क्योंकि एक पैर तो उसका पहले टूट गया और
दूसरा अब टूट गया है तो उसको कमाना बिल्कुल भी बस की नहीं होगा और मैं ऐसे इंसान के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर जो साहिल के पिता होते हैं उनके पैर तले से जमीन खिसक जाती है और वह यहाँ पर उस लड़की के पिता से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ऐसा मत करो, हमारी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लड़की के पिता बोल देते हैं देखो हमारी इकलौती बेटी है और हम इससे प्यार किया करते हैं, हम इसकी इच्छा के खिलाफ काम नहीं कर सकते और कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से आप हमें माफ करो और अपने बेटे की शादी कहीं और कर लेना। ऐसा कहकर लड़की के पिता ने मना कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर जो साहिल का पिता होता है वह सीधा साहिल के पास जाता है और वहां पर उसके परिवार वाले भी बैठे हुए थे। वहां पर जाकर वह साहिल को दोबारा से धमकाने लगता है और कहने लगता है देख तेरी करनी का फल तुझे मिल गया है, अब उन लोगों ने भी तुझसे शादी करने से साफ साफ मना कर दिया है और लड़की ने घर वालों से कह दिया है कि अगर आप लोग जबरदस्ती उससे मेरी शादी कराओगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली। अब इस बात को सुनकर साहिल पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन वहीं पर जो उसकी माँ होती है वह पूछने लगती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ और क्या कमी है हमारे बेटे में जो वो उससे शादी नहीं करना चाहती। तो उसके बाद यहाँ पर साहिल के पिता कहने लगते हैं कि उसने साफ साफ बोल दिया कि इसका एक पैर तो पहले ही टूट गया है और दूसरा अब टूट गया, तो ये जीवन में कमा तो सकता ही नहीं है, बैठकर खाएगा ही खाएगा, तो इससे शादी करके क्या फायदा, मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर माँ अपने सर पर हाथ रख लेती है और वहीं पर बहुत कुछ सोचने लगती है। इधर जो साहिल होता है वह भी बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जो पिता होता है वह उसको ताना मारने लगता है, कहता है कि ये सब इसके कर्मों का फल है। इसने उस लड़की को, जिस लड़की ने दिल से इसकी सेवा की और ऐसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलती, उससे कह दिया कि ये गवार है और उससे शादी नहीं करेगा और उसी लड़की का श्राप है जो आज ऐसे पड़ा हुआ है। ये बात कहकर वहां पर थोड़ा माहौल गमगीन हो जाता है और जब ये बात हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चलती है तो उसी स्टाफ में से एक नर्स होती है जो कि साहिल को भली भांति जाना करती थी और उसकी पहली मंगेतर जिसका नाम रजनी होता है उसको भी अच्छी तरह से जाना करती थी, क्योंकि जब 21 दिन वो यहाँ पर रही थी तो उस नर्स से काफी ज्यादा घुल मिल गई थी और इसी वजह से रजनी का नंबर उस नर्स के पास था। जब यहाँ पर जो नर्स ये सभी बातें सुनती है कि इसकी दूसरी मंगेतर ने इसको छोड़ दिया है, तो उसके बाद यहाँ पर जो नर्स होती है वह रजनी के पास फोन कर देती है, क्योंकि आज तक भी वह उसके कांटेक्ट में है और उसे बता देती है कि तुम्हारा जो मंगेतर था जिसने तुम्हें छोड़ा था वह इस हॉस्पिटल के अंदर ही है और वह दोबारा से यहाँ पर आ गया है। अब तुम्हारे जो सवाल हैं तुम उन्हें पूछ सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो रजनी होती है वह एकदम से तैयार होती है, क्योंकि अब वह ब्यूटी पार्लर पर काम किया करती है और माता पिता उसे रोकने टोकने वाले नहीं है। तो अपने ब्यूटी पार्लर से अपनी स्कूटी उठाती है और लगभग आधे घंटे का सफर तय करने के बाद वह सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। अब तक साहिल अपने कमरे के अंदर अकेला पड़ा हुआ था उसी प्राइवेट रूम के अंदर और उसके घर वाले बाहर जा चुके थे किसी न किसी काम से और यहाँ पर जो रजनी होती है वह उसके दरवाजे पर आ जाती है। उसने अपना चेहरा तो छुपा रखा है, लेकिन बिस्तर पर पड़े हुए साहिल को देखने लगती है, क्योंकि उसे अपने सवालों के जवाब जानने हैं। लेकिन जैसे ही साहिल यहां पर रजनी को देखता है, उसकी आंखों को देखता है, तो देखते उसे पहचान जाता है, क्योंकि काफी दिनों तक तो उन दोनों ने फोन पर बातें की थी और उसके बाद 21 दिन लगातार वो एक ही कमरे में एक दूसरे के साथ रहे थे। तो उसके बाद यहां पर जो साहिल होता है वो जैसे रजनी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो रजनी होती है वह अब तक चेक कर चुकी थी कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं है और वह भी कमरे के अंदर घुस जाती है। अब जैसे वो कमरे के अंदर घुसती है तो यहां पर वह अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है और इधर जो साहिल होता है वह एकदम से उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। रजनी अपने सवालों के जवाब जानना चाहती थी और वो कहने लगती है कि माफी को छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुमने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया था, क्योंकि ये बात मेरे दिल में खटक रही है और मैं इस बात को जानना चाहती हूँ। लेकिन तभी जो साहिल होता है वो हाथ जोड़कर रो रो कर कहने लगता है कि बता तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मुझे माफ करना होगा। इसके बाद जो रजनी होती है वो कहती है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, उसके बाद बात आगे करेंगे। तो यहाँ पर जो साहिल होता है वो कहने लगता है, कहता है कि रजनी उस टाइम का तुम्हें याद है जब हम लोगों को यहाँ पर रहते 20 दिन हो गए थे और आखिरी रात इस हॉस्पिटल के अंदर हमारी थी। तो रजनी कहती है कि हाँ मुझे याद है, भली बात ही। तो उसके बाद साहिल कहने लगता है कि उस टाइम पर मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने साफ साफ मना कर दिया और वो बात मेरे दिल में लग गई, क्योंकि तुम जब अभी मेरी कहा नहीं मान रही हो तो शादी के बाद भले मेरा कहा कैसे मानती। इसी बात को सोचकर मैंने घर वालों से कह दिया कि ये तो ओल्ड फैशन है और मैं इससे शादी नहीं करना चाहता, मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल गलत था और मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो बिल्कुल सही है और वह बिल्कुल भी गलत नहीं है। इस बात को सुनकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। वह इससे आगे साहिल से बिल्कुल भी बात नहीं करती है और सीधा अपने घर पहुंच जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर साहिल के माता पिता भी आ जाते हैं और जब साहिल के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद जो साहिल होता है अपने माता पिता से भी माफी मांगता है और
उन्हें असली सच्चाई के बारे में बताता है कि किस वजह से उसने रजनी से शादी करने से मना कर दिया था। इसके बाद माता पिता अपने बेटे को धमकाते हैं, लेकिन यहाँ पर साहिल कहने लगता है कि माँ बाबूजी मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो उसके बाद मैं अब रजनी से ही शादी करूंगा, अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं जीवन भर कवारा ही रह जाऊंगा। इस बात को सुनकर माता पिता कहने लगते हैं बेटा अब तो शायद उस लड़की से तेरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, मैंने उसी दिन की उन लोगों से बात की है। लेकिन साहिल कहता है कि कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो वो लोग मुझ पर चिल्लाएंगे सही, मैं सबको सहन कर लूंगा और उन सभी को मना लूंगा। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है और टाइम के साथ साथ साहिल का फ्रैक्चर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब साहिल का फ्रैक्चर ठीक हो जाता है तो उसके बाद साहिल सीधा उन लोगों के पास पहुंच जाता है जो कि रजनी के माता पिता थे, और वहां पर जाकर उनसे माफी मांगने लगता है। रजनी के माता पिता जैसे साहिल और उसके परिवार को यहां पर देखते हैं तो पहले तो एकदम आग बबूला होते हैं, क्योंकि उस लड़के की वजह से उनकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और आज तक भी उससे कोई शादी करने के लिए नहीं आया है। वह खुद कमाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब फिर दोबारा से ये लड़का आ गया, न जाने अब क्या करके मानेगा। इसी बात को सोचकर वह उसे धमकाने लगते हैं, लेकिन यहां पर साहिल हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि अंकल आंटी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपकी बेटी से ही शादी करना चाहता हूं। इस बात को कहकर वह उनके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जब छोड़ूंगा जब आप लोग हामी भर दोगे। उसके बाद मजबूरन जो रजनी के माता पिता होते हैं उनको हामी भरनी पड़ती है, लेकिन वो कह देते हैं कि बेटा इस बात का फैसला अब हमारी बेटी लेगी और उससे बात कर लो, अगर वो मान जाती है तो बेशक से तुम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेना। इस बात को सुनकर साहिल पूछने लगता है कि रजनी कहां रहा करती है, तो यहां पर जो रजनी के माता पिता हैं उसको उस बुटीक का एड्रेस दे देते हैं जहां पर रजनी रहकर काम किया करती है और वहीं पर रहा करती है। इसके बाद जो साहिल होता है सीधा उस बुटीक पर जाता है और वहां पर जाकर रजनी से बात करने लगता है। अब बुटीक के अंदर केवल महिलाएं अलाउड थी, तो इसके बाद जो यहां पर रजनी होती है वो कहती है कि देखो तुम बाहर चलो, मैं अभी बाहर आ रही हूं और वहीं पर बातें करेंगे। इसके बाद साहिल बाहर निकल आता है और यहां पर जो रजनी होती है अपनी एक कोवर्कर को सब कुछ संभालने के लिए कहकर वहां से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद दोनों के दोनों एक कॉफी शॉप में जाकर बैठ जाते हैं। वहां पर जाने के बाद साहिल उसे माफी मांगता है, लेकिन रजनी कह देती है कि साहिल मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारे साथ अब जीवन को व्यतीत नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी बहुत छोटी सोच है और तुम छोटी छोटी बातों पर जब इतना नाराज हो सकते हो तो जिंदगी तो बहुत बड़ी है और उसमें ढेर सारे काम होंगे। लेकिन साहिल कहने लगता है कि देखो रजनी, जो गलती मुझसे हो गई है उस गलती को मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, भले ही तुम मुझे माफ भी कर दो, लेकिन अपने आप को मैं इस चीज के लिए कभी भी माफ नहीं कर सकता और मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को व्यतीत करूं और जीवन भर तुम्हारी सेवा में लगा रहूं। इस बात को सुनकर रजनी थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद मना कर देती है, लेकिन तभी जो साहिल होता है उन सभी बातों को दोहराने लगता है जो वो लोग हॉस्पिटल में एक साथ रहकर किया करते थे, और उन्होंने अपने हनीमून तक की प्लानिंग कर ली थी, यहां तक कि बच्चों के नाम भी सोच लिए थे और रहने का तरीका भी सोच लिया था कि वो लोग कहां पर रहेंगे और किस तरह से रहेंगे। जब यहां पर रजनी इन सभी बातों को सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और उसके बाद जो साहिल होता है वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं रजनी, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब तुम मुझे माफ कर दो और दोबारा से हमारी वही जिंदगी चालू हो सकती है। तो उसके बाद जो रजनी होती है उसको वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वह भी सारा गुस्सा भुलाकर उसको माफ कर देती है और उसके साथ ही अपने जीवन को जीने का फैसला करती है। यहाँ पर फिलहाल जो साहिल होता है वो पंडित जी से कोई भी मुहूर्त नहीं निकलवाता है और सीधा रजनी को लेकर कोर्ट मैरिज कर लेता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो अपने घर वालों के पास आता है और कहता है कि ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली है और अब आप लोग बेशक अगर लोगों को खाना खिलाना चाहते हो तो रिसेप्शन कर लीजिए, क्योंकि बार बार जब हम लोग मुहूर्त निकलवाया करते हैं तो मेरी शादी में कोई ना कोई विघ्न हो जाया करता है और मैं नहीं चाहता कि आगे फिर से ऐसा कुछ हो। इसके बाद दोनों परिवार बड़े खुश होते हैं और फिलहाल तक भी वो लोग खुशियों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2023 में उन दोनों की शादी हुई थी और फिलहाल वो अपने एक लड़के के साथ अपने जीवन को खुशियों से व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।